हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने ट्रांसक्रिप्शन के पार्ट के बाद मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये इसका नेक्स्ट वीडियो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होने वाला था, अभी तक का हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि प्रोटीन सिंथेसिस करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के या सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाने के काम आता है। इवन हमारे बॉडी के जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, एंजाइम्स का कंट्रोल होता है, वो सब किसके हाथ में होता है? आपके प्रोटीन पे होता है। मतलब बेसिक बात करूं तो सारी चीज किसकी बनी है? आपकी प्रोटीन की बनी है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। बिकॉज आपका प्रोटीन सिंथेसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपके डीएनए के पास कुछ ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो वो कॉपी करके कौन लेके जाता है? एमआरएनए। बाद में एमआरएनए से जो भी आपका राइबोसोम के पास प्रोटीन बनता है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस चलता है, जो कि ट्रांसलेशन का आज हमको पढ़ना है। ओके, बेसिक है क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ, ठीक है, मैनेजर नहीं सॉरी ओनर हूँ, जिसको एक कोई तो सीक्रेट सब्सटेंस बनाना है। ओके, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन उठा के किसको देता हूँ? अपने मैनेजर को। तो मैं डीएनए हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन को लिया किसने? उस मैनेजर ने। अब मैनेजर पोस्ट लेके भी अगर कुल्हाड़ी हथौड़ा लेके काम करना तो क्या मतलब? तो ये क्या करता है, नीचे के जो लेबर्स होते हैं उनको क्या बोलता है कि भाई ये चीज का रॉ मटेरियल चाहिए, ये लेके आओ और उससे ये मॉलिक्यूल बनाओ, जो कि सीक्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या हुआ इसके अंदर? डीएनए ने कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिया दूसरे को, जो कि एमआरएनए है, और उस एमआरएनए जाके क्या किया? दूसरे लोगों को काम दिया कि भाई ये रॉ मटेरियल लेके आओ और इससे हमारा क्या बनेगा? कोई तो सीक्रेट सब्सटेंस बनेगा, विच इज बेसिकली नोन एज प्रोटीन हमारा। ठीक है, तो आपको मैंने इसके पीछे के टाइम में पढ़ा दिया कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है इसके पहले वीडियोस में। आज हम पढ़ने वाले ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ठीक है, तो मेन बेसिक आज हमको क्या पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस में भैया? तो पढ़ना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता कैसे है? तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए से आपको किसका फॉर्मेशन करना है? यहाँ पे प्रोटीन का करना है। ठीक है, किसका करना है? आपको प्रोटीन का करना है। सेंट्रल डॉगमा में आपका इतना टर्म तो हमेशा ही आता है कि एमआरएनए के मदद से आप क्या करोगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन कराओगे। ओके, तो ट्रांसलेशन का मीनिंग है हमारे पास यही है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्या आपको रॉ मटेरियल लग रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। तो अगर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बात करें तो आपके ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, जरूरत में क्या क्या उस लेबर को? तो सबसे पहला भैया जरूरत है अमीनो एसिड्स का। क्यों अमीनो एसिड्स का? बिकॉज जो ये प्रोटीन टर्म इतना बड़े में लिखा है मैंने, प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अमीनो एसिड क्या है? इसका मोनोमर है, इसीलिए तो मोनोमर चाहिए। मतलब क्या, छोटे छोटे ईंटे से तुम बनाओगे ना कंपनी, तो वो जो छोटे छोटे ईंटे हैं वो आपके अमीनो एसिड है, और जो बड़ी कंपनी है वो आपका प्रोटीन है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला तो सर आपको चाहिए अमीनो एसिड। दूसरा क्या चाहिए आपको? सर राइबोसोम की तो जरूरत है, क्योंकि राइबोसोम के पास ही क्या होगा? जाके इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, सॉरी ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि एमआरएनए के बाद जो कोड रहते हैं वो जाके किसको हैंड ओवर करता है? अपने राइबोसोम को। और राइबोसोम की यूनिट के अंदर बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं जो उस एमआरएनए को रीड करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी डायग्रामेटिक और थोड़ा बनेगा तो और अच्छे से समझेगा। ठीक है, राइबोसोम की जरूरत है आपको, टीआरएनए की जरूरत है। ठीक है, आपको इसमें एमआरएनए की जरूरत है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करके लाएगा। आपको इसमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इवन आपको इसके अंदर बोल सकते हैं हमारे टीआरएनए, एमआरएनए, एंजाइम्स हो गए। आपको मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारी बेसिक चीजें रहेगी जो हमको इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में होगा। तो रॉ मटेरियल कुछ रहेंगे हमारे पास। ठीक है, मैं इसको आगे एक्सेप्टर करके लिखता हूँ। ठीक है, जो अभी आगे और हम कंटिन्यूटी कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। अब इसमें क्या क्या बोलने वाले, अब स्टेप वाइज समझते हैं कि भैया हमारे पास एमआरएनए प्रेजेंट था ट्रांसक्रिप्शन से हमने बनवाया था, पिछले वीडियो में बनवाया था ना, तो बनवाया था। तो 5' to 3' रन होने वाला हमारे पास एक ऐसा एमआरएनए था जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करता है? डीएनए की कुछ स्पेसिफिक जीन के पार्ट से क्या करता है? कॉपी करके लेके आता है। सही बात है भाई। फिर ये एमआरएनए से क्या करवाते हैं हम? इसको हम सेंड करते हैं किसके अंदर? इसके ऊपर मैं लिख देता हूं अच्छे से ताकि आपको और क्लियर रहे कि ये न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ रहता है। बाद में इसको हम भेजते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाके भैया क्या करने वाले हैं? ये मिलेंगे जाके आपके राइबोसोम से। समझ में आ रहा है आपको? ये जाके किससे मिलने वाले? राइबोसोम से। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि खुद किसका मेडअप ऑफ रहता है? आरआरएनए का प्लस सर्टेन राइबोसोमल प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये राइबोसोम कैसा होता है? ये राइबोसोम की कुछ यूनिट्स होती है, जैसे एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम के पास कैपेबिलिटी रहती है कि ये क्या आपका फॉर्म करवा पाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करवा पाएगा। ओके,
क्यों करवा पा रहा है? बिकॉज कैसा होता है कि जो भी आप ये जेनेटिक पार्ट से कॉपी करके लाए थे, ठीक है, तो ये जो इतना भी आपके पास जो भी सीक्वेंस ये पूरा प्रेजेंट है, ये सीक्वेंस कोड करता है, ऐसा कोडिंग करता है कि जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हमको क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या होने वाला है बात कि आपके राइबोसोम के पास गया, अब राइबोसोम के पास क्या होता है कि ये एमआरएनए पहुंचता है जैसे राइबोसोम के पास, तो इसके ऊपर के कोड को रीड किया जाता है। और रीड करना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये कोड किस लिए होते हैं? एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लिए होते हैं। अगर आपको मैं रॉ मटेरियल के हिसाब से एक और बात बताऊं कि तो सबसे पहले आपको चाहिए मेन कौन है? आपका अमीनो एसिड। इट इज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट रहेगा आपका? ये प्रेजेंट रहता है ये आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर? 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अगर आपको ये 20 अमीनो एसिड्स कौन से हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरे वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये 20 अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं, ठीक है। 20 में से कोई भी अरेंज हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ स्पेसिफिक होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक वाला है कब? जब हम एमआरएनए को रीड करेंगे। एग्जाम्पल में बात करते हैं, आपके पास एमआरएनए में कोड होगा AUG करके, ठीक है, AUG। अब ये कोड करता है, कभी भी एक टाइम पे कोडॉन में 3 चीजों को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो इस कोड को रीड करेगा, और एक कोड को रीड करने के बाद क्या करेगा? एक अमीनो एसिड लाके देगा, और ये कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करता होगा? डिनोट करता होगा। फॉर एन एग्जांपल AUG डिनोट करता है अमीनो एसिड मिथ्योनिन को, तो ये क्या करेगा? मिथ्योनिन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे एमआरएनए को और रीड किया जाएगा, तो कुछ और सीक्वेंस हो सकता है, वापस से AUG में भी हो सकता है, तो एक और मिथ्योनाइन आ जाएगा, ठीक है। आगे कोई दूसरा आप हो सकते हैं XYZ, कोई भी आपका कोड हो सकता है जिसके से कोई तीसरा अमीनो एसिड आएगा, ठीक है। फिर वापस से कोई ABC करके कोई अलग कोड हो सकता है, तो एक और अमीनो एसिड आएगा। ऐसे करते करते पूरा अमीनो एसिड का जब सीक्वेंस जोड़ेगा तो एट द एंड क्या बन जाता है? आपका प्रोटीन बन जाता है। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से कुछ होने वाला है, ये पूरा सीक्वेंस ऐसे चलेगा। जरूरी नहीं कि ये एक बार रिपीट हुआ तो वापस रिपीट नहीं हो सकता, मिथ्योनिन आगे भी रिपीट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके एमआरएनए क्या क्या कोड उठा के लाए, किस प्रोटीन के लिए लेके आए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कुछ इस तरीके से चलेगा। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक का? अब ये कोड रीड करने वाला कौन है? ठीक है, तो कोड रीड करने के लिए हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है tRNA। आपने सुना रहेगा, mRNA सुना आपने, rRNA भी सुन लिया, तो अभी एक और लास्ट सुन लो। ये कुछ आपका tRNA कुछ इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेयर पिन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम होते हैं इसके। tRNA का एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। देखो अब क्या होता है कि आपके पास जो mRNA प्रेजेंट है ऐसे करके, ठीक है, mRNA के ऊपर क्या होता है? कोड्स होते हैं, और इसके अंदर एक ऐसे छोटे 3 यूनिट को हम बोलते हैं कोडॉन। कभी भी 3 सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? 3 ऐसा न्यूक्लियोटाइड बेस को क्या बोलेंगे? कोडॉन। एक कोडॉन को एक tRNA क्या करता है? रीड करता है। ये है इसके पास, फिर क्या होगा? इसके पास होगा एंटी कोडॉन, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट है? ये एंटी कोडॉन प्रेजेंट है। एंटी कोडॉन क्या करेगा? इस कोडॉन को रीड करेगा, और भैया ये हमारे ये जो tRNA के टकले पे आके क्या बैठेगा? अमीनो एसिड आके बैठेगा, और ऐसे करके कंटिन्यू एक एक अमीनो एसिड क्या करता है? tRNA लेके आता है ढूंढ ढूंढ के। और कहाँ से ढूंढ के ला रहा है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि अमीनो एसिड वहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेन रॉ मटेरियल आपका कौन मिला इसके अंदर? अमीनो एसिड। दूसरा रॉ मटेरियल कौन हो सकता है आपका? मेन DNA। क्यों? क्योंकि DNA से ही तो भैया आपने mRNA बनाया। DNA के पास ही तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था। DNA के 2.2 मीटर लेंथ में कोई तो एक ऐसा रीजन था जहां पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस था। तो DNA भी आपका क्या है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो DNA से हम क्या बनाते हैं? इसके अंदर mRNA। तो DNA भी हमारा क्या हो गया इसमें? रिक्वायरमेंट के तौर पे या रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है, ठीक है। इसके अंदर आपने कितने टाइप के मॉलिक्यूल यूज किए? mRNA भी यूज किया आपने, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ। mRNA भी यूज कर रहे हो, राइबोसोम यूज कर रहे हो, मतलब एक टाइप का rRNA भी यूज कर रहे हो, और tRNA तो आपका सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, जिसको आप यूज करते हो आपके अमीनो एसिड्स को लेके आने के लिए, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स कैसे लेके आएगा राइबोसोम में, क्यों लेके आ रहा है, क्या कर रहा है, वो सब अभी हम पूरा अच्छे से जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि राइबोसोम दिखने कैसे वाला है, ठीक है। राइबोसोम के पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। तो राइबोसोम के भैया एक बात बोलो तो 2 यूनिट्स होती है, ठीक है। एक ऐसा करके ऐसा बड़े में यूनिट होगा, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट क्या होता है? इसका एक ऐसा छोटा सा यूनिट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम? लार्जर सब यूनिट, बिकॉज ये थोड़ा साइज में क्या है? नीचे वाले से बड़ा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर जी स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है।
अब मेन बात क्या बोलना चाहता हूं मैं कि राइबोसोम ना कभी भी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों सब यूनिट ना अलग अलग घूम रही होती है। जैसे मान लेते हैं साइटोप्लाज्म में लार्जर सब यूनिट वहां है, स्मॉलर सब यूनिट वहां है, कहीं पे भी घूम रहे लोग, ठीक है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है तो ये दोनों यूनिट क्या हो जाती है, एक दूसरे के पास में आ जाती है, और पास में आने के बाद ये यूनिट क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अटैच हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ, हमने क्यों लिखा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, वो अब यहाँ समझिएगा कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं कोई ना कोई पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आ जाता है इनके बीच में मैग्नीशियम आयन की वजह से, और आपका लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड हो जाता है। ये करने की जरूरत क्या थी, बिकॉज ये आपका जो बीच में गैप प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी आपका बीच में गैप है इसको हम बोलते हैं ग्रूव एरिया। इस गैप को क्या बोलते हैं, ग्रूव। ग्रूव मतलब क्या होता है, एक छोटा सा खड्डा या बोल सकते हैं चैनल एरिया, नाले जैसा कोई एरिया, ठीक है, तो खड्डे जैसा पूरा बोलते हैं ना, गैपिंग प्रेजेंट है। अब इस गैपिंग में होने क्या वाला है कि इस जगह पे आपका ना mRNA आके बैठता है, अपने कोड्स को लेके आके बैठता है। ये 5' से चालू होता है और 3' पे एंड होता है आपका mRNA, ठीक है। ये कौन हो गया, फिर ये हो गया आपका mRNA हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि आपका mRNA, ये mRNA यहाँ पे आके बैठा। अब इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि सर जी आप अमीनो एसिड्स को कैसे लेके आओगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लार्जर सेल यूनिट में ना 3 डोर होते हैं या 3 स्पेस होता है, ऐसा एक कैविटी वाला स्पेस होता है जिसके अंदर ये आपका tRNA आके बैठना चालू करता है, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले आप थोड़ा ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो आपका राइबोसोम है इसके 3 यूनिट है इसके अंदर भी। एक है ई आपका जो पहला डोर है उसका नाम क्या है, ई स्टैंड फॉर, समझ लीजिए 3 बाइंडिंग साइड है, तो पहला आपका है ई स्टैंड फॉर एग्जिट साइट, सबसे पहला कौन सा आपका एग्जिट साइट। नेक्स्ट है आपके लिए पी, ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका पी स्टैंड फॉर पेप्टाइडी, पेप्टाइडी tRNA, ठीक है, मतलब यहाँ पे पेप्टाइडी इसका नाम दिया और यहाँ पे tRNA आके एक सिचुएट होगा। थर्ड होता है आपका ए, ये वाला कौन सा आपका ए स्टैंड फॉर अमीनो असाइल tRNA, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास 3 कैविटी होती है और तीनों का क्या है, नाम दिया गया है। ई स्टैंड फॉर एग्जिट साइट, पी स्टैंड फॉर पेप्टाइड tRNA, ए स्टैंड फॉर अमीनो असाइल tRNA, ठीक है। अच्छा, आपको ये डाउट आना चाहिए कि mRNA बेचारा इन दोनों के बीच में घुस के क्यों बैठ रहा है, डायरी के डोर के अंदर घुस जा, इतना जगह है तो ये इन दोनों के बीच में क्यों आया, या बोल सकते हैं अगर सर डोर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये tRNA आके इसमें बैठेगा, तो ये इसका नीचे क्या जरूरत है स्मॉलर सब यूनिट का। तो इंपॉर्टेंट जरूरत ये होता है भैया, क्योंकि अगर दोनों यूनिट को जब हम क्लोज करते हैं तो ये जो आपका mRNA होता है ना, इसके दुश्मन बहुत होते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। mRNA क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये mRNA को मारने के लिए बहुत सारे साइटोप्लाज्म में ना एंजाइम होते हैं नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये mRNA को इस ग्रुप के अंदर छुपाना इसलिए जरूरी होता है ताकि साइटोप्लाज्म में से जो न्यूक्लियस है वो इसको ढूंढ के मार ना दे। इंपॉर्टेंटली इसलिए इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका रहेगा। क्या बता देता हूँ मैं आपको, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए 2 पाथवे चलता है आपका, फ्रॉम डीएनए टू mRNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। देन फ्रॉम द mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, बिकॉज इसमें अमीनो एसिड, राइबोसोम, tRNA, mRNA, एंजाइम, मैग्नीशियम आयन, ऑल्सो आपको यहाँ पे लग सकता है रिलीज फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे और लगेगा आपको रिलीज फैक्टर। आप एक एक करके नाम आगे जान पाओगे क्या क्या लगेगा, रिलीज फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो भी आप mRNA लेके आते हो इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कोड प्रेजेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिनोट कर रहे होते हैं। हर एक 3 कोड क्या डिनोट कर रहा होता है, एक अमीनो एसिड को। तो मान लेते हैं अगर ये कोड कितना है आपका, 30 कोड है इसके ऊपर, 30 न्यूक्लियोटाइड है, तो टोटल आपके 10 अमीनो एसिड का क्या है इसके ऊपर कोडॉन छुपा हुआ है। और ये जितना भी प्रेजेंट होगा ये mRNA कहाँ आएगा, आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में किससे जाके मिलेगा, राइबोसोम में। राइबोसोम किसका बना हुआ रहता है, RNA प्रोटीन्स का। और यहाँ पे क्या होता है आपका, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होने वाला है कि अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में है और 20 अमीनो एसिड कंटिन्यू अलग अलग सीक्वेंस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ताकि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर को बना पाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल में दिया था। इसमें क्या होगा, डीएनए भी आपको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, बिकॉज इसके पास ही क्या होता है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और mRNA, RNA, tRNA, ये तीनों की आपकी जरूरत पड़ेगी आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आपने क्या समझा कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, नोन एज लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, और दोनों ही साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस करने का टाइम आता है तो दोनों साथ में आ जाते हैं। लेकिन इनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के लिए कौन चाहिए, मैग्नीशियम आयन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो है। इन दोनों के बीच में एक खाली स्पेस बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ये ग्रुप्स के अंदर आपका mRNA आता है, और ये mRNA ग्रुप्स के अंदर क्यों आता है, बिकॉज आपकी न्यूक्लियस एंजाइम इसको डिग्रेड ना कर दे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आके सिचुएट होगा।
आपके लार्जर सब यूनिट में 3 बाइंडिंग साइड होगी। सबसे पहला ई साइड नोन एज एग्जिट साइड, पी साइड फॉर द पेप्टाइड टीआरएनए, ए साइड फॉर द अमाइनो एसिड टीआरएनए। अब ये पूरा आपने बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया कि कैसे क्या क्या होने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कि ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म कैसे चलेगा। तो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म के लिए 3 प्रोसेस है। सबसे पहला इनिशिएशन करना, मतलब भाई पहले एक अमीनो एसिड लाके तो दो, स्टार्ट तो करो, उसको बोलेंगे इनिशिएशन। नेक्स्ट होगा आपका एलोंगेशन, एक अमीनो एसिड लाया, चलो दूसरा लेके आ, चलो तीसरा लेके आ, ऐसे करते करते एक बड़ी सीक्वेंस बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे एलोंगेशन करना। और एक टाइम के बाद जब सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्या भाई एमआरएनए का जितना कोड था वो पूरा यहाँ तक रीड कर लिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजों को फिर रोक दिया जाएगा, नोन एज टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म आपको देखने। मैं आपको इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पीपी स्टैंड फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है पीपी, पीपी स्टैंड फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे होने कैसे वाला है, सेम स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, दोनों के बीच का अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज मैग्नीशियम है। बीच में क्या प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अंदर आके क्या बैठेगा आपका एमआरएनए, जो कि 5' to 3' रन करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं आपको अमीनो एसिड्स के टीआरएनए के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। कभी भी आपका जो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में होता है वो एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होता कि भाई हाँ मेरे को लेके चलो मैं तुम्हारे लिए पेप्टाइड बना के दूंगा। नहीं भाई, पहले मेरे को एक्टिवेट करो। तो एक्टिवेट करने के लिए इसको क्या मांगता है, एटीपी। सो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हमको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। तो ये इतना स्टेप ध्यान रखिएगा। अब अमीनो एसिड को उठाया जाएगा, कैसे उठाया जाएगा, जब भी कोड को रीड करेंगे। सच यहाँ पे आपका एमआरएनए है जो कि 5' to 3' रन करता है। तो मान लेते हैं कि जो सबसे पहला कोड है वो कौन सा है, AUG का है। ठीक है, आपको मैंने पहले क्या बताया, AUG किसको कोड कर रहा होता है, मीथियोनिन को। तो टीआरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां से क्या करेगा, एक मीथियोनिन को उठा के लेके आएगा अमीनो एसिड को। ठीक है, तो आपका जिसने स्टार्ट करवाया उसको हम क्या बोलेंगे, फिर इसको हम बोलेंगे इनिशिएटर कोडॉन, कि सर जी हमारा AUG ने क्या कर दिया, अमीनो एसिड का सीक्वेंस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कोडॉन है, इसको आप क्या बोलते हो, एंटी कोडॉन, सॉरी ये कोडॉन है। तो आपके टीआरएनए पे क्या प्रेजेंट होगा, एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा, जो उसको रीड करेगा। ए के सामने क्या होगा, यू होगा, यू के सामने क्या होगा, ए होगा, और जी के सामने क्या होगा, सी होगा। तो ये जैसे ये 3 सीक्वेंस को रीड करता है, ये अपना बॉन्डिंग बनाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्डिंग बनाने के बाद जैसे ही रीड करता है तो ये टीआरएनए क्या करेगा, अपने ऊपर एक मीथियोनिन को लाके अटैच करेगा। ये जो ऊपर की साइड होती है इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके 3' एंड पे प्रेजेंट है। 3' एंड पे आपका अमीनो एसिड का बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपके एक मीथियोनाइन अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा क्या होता है, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखिएगा। आपका जो EPA साइट है, सबसे पहला आपका जो टीआरएनए होता है, इसने रीड कर लिया, अमीनो एसिड भी ले आया। अब ये सबसे पहला आके बैठता कौन से साइट में, आपके पी साइट में आके बैठेगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी भी पहला जो टीआरएनए होता है वो डायरेक्ट एक्टिवेटेड होता है, और वो डायरेक्ट एक्टिवेट आके किस में आके बैठेगा, पी वाले जाके किस में बैठेगा, साइट में बैठेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसके बाद जो भी टीआरएनए आएंगे ना, वो सब ए वाले साइट में बैठना चालू करते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टीआरएनए, सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा है, सबसे पहला अमीनो एसिड है मीथियोनाइन, और सबसे पहला कौन सा है, टीआरएनए। कोडॉन्स को रीड कर लिया गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यूटी स्टार्ट होगी नेक्स्ट आपके एलोंगेशन प्रोसेस। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि एलोंगेशन ऑफ अपना पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में, ये विद इन हमारे 0.1 सेकंड्स के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपका जो एमआरएनए प्रेजेंट है, इसके ऊपर के कोड को जब रीड कर लिया जाता है, कि मान लेते हैं सबसे पहले 3 कोडों को क्या कर लिया गया, रीड किया गया, और इससे एक अमीनो एसिड लाया गया जिसका नाम था मीथियोनिन। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है, सबसे पहला मीथियोनिन ही कभी भी आता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 3 को क्या करेंगे, हम रीड करेंगे, और उससे क्या होगा, दूसरा अमीनो एसिड आएगा। तो इसमें होने क्या वाला रहता है कि जो आपका पी वाला प्रेजेंट है वो तो उधर ही पे है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टीआरएनए होता है वो आके कौन से साइड में बैठेगा, आपके ए वाले साइड में। ठीक है, ये थर्ड वाले जो ए वाले इसके अंदर आके बैठता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका बाहर से किसी टीआरएनए ने क्या किया, इसके अंदर आके बैठा, क्योंकि इसने आगे के 3 कोड को क्या किया था, रीड किया था। ओके, अब क्या हो सकता है कि इसके 2 के बीच में जो आपकी अमीनो एसिड प्रेजेंट है, दोनों, जो पहले वाले ने लाया था मीथियोनिन का, जो सेकंड वाला कोई भी ला सकता है 20 में से। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको ये ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है, तो ये होती है आपकी डाइपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा आपका डाइपेप्टाइड का बॉन्ड है, मतलब आपके 2 अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड जुड़ता है जिसका नाम क्या है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। और ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड हर 2 अमीनो एसिड के बीच में कंटिन्यू जुड़ते जाएगा और आपका पूरा एक बड़ा सा यूनिट बन जाएगा जिसको आप क्या बोलते हो, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि मान लेते हैं क्या होने वाला है कि आगे का और 3 सीक्वेंस जो होगा वो रीड होगा।
चलो ये आगे का और 3 को रीड किया जाएगा। तो क्या होने वाला है कि अभी 3 से एक और शायद कोई अमीनो एसिड डिनोट हो रहा हो। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये फर्स्ट वाला ये टीआरएनए है जो कि पी साइट में बैठा है, ये आपका जंप करके आ जाता है ई वाले साइट में, ठीक है। और जो आपका ए वाले साइट में बैठा है वो किसमें जंप करके आ जाएगा, पी वाले साइट में। तो देखिए जंपिंग हो गया इसके अंदर, ये आपका इसमें आके बैठ गया, लेकिन इसने अमीनो एसिड को पूरी तरीके से छोड़ दिया, ठीक है। और सेकंड वाला जो आपका ए वाला पी वाले में आके बैठा, तो इसने भी बाइंड करके रखा है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड आपका मेंटेन है। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो थर्ड रीजन है ये रीड हो चुका है। ये रीड होने की वजह से क्या हुआ है, एक टीआरएनए वापस से किसी अमीनो एसिड को क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म में से लेके आ रहा है, और साइटोप्लाज्म में से लेके आके फिर किसमें बैठेगा, आपके ये ए वाले साइड में। क्लियर है। और जैसे ये ए वाले आके साइड में बैठेगा, ये ई वाले साइड से क्या कर दिया जाएगा, इस वाले टीआरएनए को बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टीआरएनए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं किसी न किसी अमीनो एसिड्स को लेके, और ये टीआरएनए कंटिन्यू आपको रीयूजेबल होते हैं, मतलब रिसाइकल किया जा सकता है बार बार। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये 3 रीजन को रीड करने के बाद ये थोड़ा खिसक के यहाँ पे आ गया। मतलब क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका एमआरएनए होता है, मान लीजिए हाथ मेरा एमआरएनए, ठीक है, ये हाथ एमआरएनए, और इसके ऊपर मेरा ये राइबोसोम आके बैठा है। तो राइबोसोम पहले 3 को रीड किया, आगे गया, आगे 3 को रीड किया, आगे गया, आगे 3 को रीड किया, फिर आगे गया। तो ये क्या कर रहा होता है, आपका जो एमआरएनए होता है, देखिए आपका जो राइबोसोम होता है, ये एमआरएनए के ऊपर कंटिन्यू स्लाइड करते हुए जा रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यू क्या करेगा, आगे आगे रीजन पे स्लाइड करते हुए जाते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ तक का कंप्लीट हुआ, नोन एज एलोंगेशन। अब यहाँ पे एक और अमीनो एसिड आएगा तो एक और जुड़ते जाएगा, ऐसा कंटिन्यू अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। जब आपका टीआरएनए आपके जब राइबोसोम में बैठता है, तब इसको आप बोलते हो ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं आप इसको, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका लास्ट स्टेप कौन सा है, टर्मिनेशन एंड द रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, कि भाई कोडॉन आपका एक आ जाएगा ऐसा जो कि कोई टीआरएनए रीड कर ही नहीं सकता। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैं आपको नीचे स्मॉलर सब यूनिट नहीं बनाया, लेकिन आप अगर अपने एग्जाम में बनाते हो तो आपको यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट बनाना जरूरी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, बट आप बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेन ऊपर वाले में ही काम है। ये तो सिर्फ छुपाने का काम करता है ताकि कोई न्यूक्लियस आके इसको डिस्ट्रॉय या डिग्रेड ना करते, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रहेगा कि आपका यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ है, ऐसे कंटिन्यू सीक्वेंस रिपीटेड हुए, जो आपका ये काम हो रहा है ना, प्रोसेस बार बार ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है कि आपका ये पी वाले में से ई में जंप हो रहा है, ये इसमें जंप हो रहा है, फिर कोई तीसरा बाहर से आके बैठ रहा है, और जैसे ही तीसरा वाला बाहर बैठेगा तो इसको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये प्रोसेस रिपीटेड होते जा रहे, कंटिन्यू होते जा रहे, और एक एक अमीनो एसिड को क्या किया जा रहा है, ला के जोड़ा जा रहा है। तो कुछ इस फॉर्म में आपको देखने मिलेगा कि आपका अमीनो एसिड क्या हुआ, इसमें ज्वाइंट हो गया। हर 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे आपका एक कोडॉन आता है जिसका नाम होता है स्टॉप कोडॉन, ठीक है। आपके 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन होते हैं, AUG करके होता है, ठीक है, UAA होता है। ऐसे करके क्या होता है कि जैसे आपके एमआरएनए पे स्टॉप कोडॉन आता है, स्टॉप कोडॉन की वजह से क्या होता है कि आपका जो टीआरएनए जब इसको रीड करता है, बेसिकली कोई भी ऐसा टीआरएनए बना ही नहीं है जो स्टॉप कोडॉन को क्या कर पाए, रीड कर पाए। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या समझ में आ रहा होता है राइबोसोम को कि भाई यहाँ पे क्या हो गया है, अपना जितना भी कोड था वो कंप्लीट हो गया है, अब आगे कुछ पढ़ने के लिए कोई चीज है ही नहीं। तो जैसे यहाँ पे कोई भी टीआरएनए जब ये स्टॉप कोडोन को रीड नहीं कर पाएगा, तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बदले आके कौन बैठ जाएगा, एक फैक्टर आके बैठेगा जिसका नाम क्या है, रिलीज फैक्टर। यहाँ पे मैंने इसलिए रिक्वायरमेंट में लिखा था कि रिलीज फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आके एक रिलीज फैक्टर बैठा है जो क्या करेगा, ये बाइंड करता है आपके स्टॉप कोडोन को। स्टॉप कोडोन को जैसे रीड करता है तो वो बोलता है अरे ये तो स्टॉप कोडोन है, अब क्या करो, दोनों लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को अलग अलग कर दो, ठीक है। एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में छोड़ दो, उसको न्यूक्लियस को डिग्रेड कर देगा, और जो भी आपका बना हुआ अमीनो एसिड का चेन है जिसको आप पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हो, इसको भी आप क्या कर दो, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दो। तो रिलीज फैक्टर क्या करने वाला है यहाँ पे कि ये बाइंड करेगा आपके स्टॉप कोडोन से, और ट्रांसलेशन, TH स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन को क्या कर दिया जाएगा, टोटली टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप कोडोन रीड हुआ, यहाँ पे जैसी रीडिंग कंप्लीट हो गई विद द हेल्प ऑफ रिलीज फैक्टर, तो जो भी आपका ये अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड का ये पूरा चेन बना है, ठीक है, ये जो पूरा पॉलीपेप्टाइड का चेन बना है, इसको क्या कर देंगे, रिलीज कर दिया जाएगा पूरा पूरा साइटोप्लाज्म में, और इसको बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाई करेगा थोड़ा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद गोल्गी apparatus इसका प्रॉपर पैकिंग करेगा और एक अच्छा खासा प्रोटीन का फॉर्मेशन करके देगा, जो कि एक हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा कि कैसे हमारा क्या हुआ है, टोटल फॉर्मेशन हुआ है अमीनो एसिड्स का, मतलब टोटल प्रोटीन सिंथेसिस का कैसे फॉर्मेशन हुआ है,
ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, अब हमारा क्या है ट्रांसलेशन के ऊपर, जिसमें हम mRNA से क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में आपको एक और बार थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू में कर देता हूँ कि मैकेनिज्म में कैसा है। पहला हम करते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें जरूरत दो चीजों की आपको, एक तो राइबोसोम की, दूसरा आपको टीआरएनए की। टीआरएनए की क्यों है? बिकॉज टीआरएनए के पास होता है एंटीकोडॉन, जो एमआरएनए को कोडॉन्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। इनके रीडिंग होने की वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो रीड होते ही क्या होता है, एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस साइटोप्लाज्म में से आके क्या होता है, 3' एंड ऑफ द टीआरएनए पे क्या होगा, आके बाइंड होगा, ठीक है। एक बार ये बाइंडिंग कंप्लीट हो गई तो ये क्या होगा, आके सबसे पहला कौन से साइड में बैठता है, पी साइड में, राइबोसोम के। राइबोसोम का एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, जो कि दोनों किससे अटैच होता है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन से, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि 5' to 3' रन करता है। नेक्स्ट बोला जाए तो एलोंगेशन किया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपका ये वाला तो बैठा ही है, एक और दूसरा बाहर से अमीनो एसिड को लाके छोड़ेगा, कब, जब आपका कोई सेकंड वाला कोड क्या होगा, रीड होगा। ये पहला है, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। पहला रीड हुआ तो आपको एक मिथ्योनाइन मिल गया, दूसरा रीड होगा तो कोई और आपको अमीनो एसिड मिलेगा, ऐसे कंटिन्यू आपको अमीनो एसिड मिल गया। और हर दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है उसको आप क्या बोलते हो, डाइपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो, क्लियर है। और ये जो आपका राइबोसोम होता है ये क्या कर रहा होता है, आपके एमआरएनए के सीक्वेंस के ऊपर पूरा स्लाइड करते हुए जा रहा होता है, मतलब हर कोड को रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका देखो कोडिंग रीजन है तो थोड़ा धीरे बाहर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अब आपका कोई तीसरा अमीनो एसिड आएगा तो ये सब लोग क्या करेंगे, अपने आप को शिफ्ट करेंगे। पी वाले में जो टीआरएनए वो ई वाले में आ जाएगा और ए वाले में जो है वो पी वाले में आ जाएगा, और जो भी न्यू टीआरएनए होगा वो किस में आके बैठेगा, आपके ए वाले रीजन में आके बैठेगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ये चीजें कंटिन्यू बहुत बार रिपीट होगी, बहुत बार मतलब बहुत बार, अद्भुत बार रिपीट होगा, ठीक है। इतने बार रिपीट होगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका अमीनो एसिड का बहुत ज्यादा सीक्वेंस जुड़ जाएगा, मतलब तब तक रीड हो रहा होगा जब तक आपका एमआरएनए कंप्लीट ना हो जाए रीड आउट करते हुए, या जब तक आपका स्टॉप कोडॉन ना आ जाए कोई, ठीक है। जैसे स्टॉप कोडॉन आएगा तो इसको कोई भी टीआरएनए रीड करने के लिए होता ही नहीं, इसको रीड करने के लिए कौन आता है, फिर दूसरा रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर रीड करता है और वो क्या कर देता है, पूरा का पूरा टर्मिनेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चीजें टर्मिनेट हो गई। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है कि ये जो एलोंगेशन प्रोसेस है ये कितना टाइम ले रहा होता है, 0.1 सेकेंड। मतलब जो ये आपका जो लास्ट तक कितना बड़ा अमीनो एसिड का सीक्वेंस बना ना, ये कितने टाइम में बनता है, 0.1 सेकेंड्स के अंदर बनता है, ठीक है। एक बार जब सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी, एंटी आपका स्टॉप कोडॉन को रीड कर लिया जाएगा, तब क्या होने वाला है कि आपके एमआरएनए को अब तो काम इसका हो गया, कुछ जरूरत नहीं है, तो इसको साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है, जो कि न्यूक्लियस इसको डिग्रेड कर देता है, और ये दोनों जो लार्जेस्ट और स्मॉलर सब यूनिट है ये दोनों भी डिसोसिएट हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में घूमे रहते हैं। बाद में वापस प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत है तो ये सब चीजें वापस बोल सकते हैं रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। और जो भी आपका ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा, तो इस पॉलीपेप्टाइड की चेन को क्या कर दिया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या पूरा एंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम की मदद से प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन के फॉर्म में क्या कर देंगे, बना देंगे। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। होप तो करता हूँ मैं आपको, ट्रांसक्रिप्शन भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया और ट्रांसलेशन भी मैंने आपको समझा दिया। आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज बोलते ना एकदम फ्रीली तरीके से आप कमेंट में डालिए कि हमें कोई इस पार्ट में डाउट है, मैं आपको जल्दी से बोलता ना एकदम जल्दी रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।